जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवरीवन में। इसमें हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें बात करने वाले हैं हम तुर्कों का आगमन, है ना। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण, और आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गोरी, है ना। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करने वाले। तो मोहम्मद जो गोरी है ना, ये मध्य एशिया के गोर देश का एक निवासी है, और इसका जो मूल नाम है मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। ये भारत में इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को लूटना। इसके उद्देश्य से गोरी भारत में आता है और खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। इस बात को समझते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, और इससे बनने वाले प्रश्न वो भी हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। देखिएगा, नाम है गोरवंश, गोरवंश, है ना। और यही गोरवंश आगे चल करके इसने जो गोरी है ना, एक अगला नया वंश इसने स्टार्ट किया। इसका नाम था शमसानी वंश। शमसानी या शमसानी, यही नाम है, शमसानी या शमसानी वंश, इसका संस्थापक, है ना। इसका मूल नाम पूछा जाता है गोरी मोहम्मद। मूल नाम जो गोरी का है वो मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी, है ना। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी, इसने एक नए वंश की स्थापना, इसका नाम था शमसानी वंश। ये निवासी कहाँ का है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो निवासी है वह मध्य एशिया के, है ना, मध्य एशिया के गोरवंश या ये गजनी का शासक बना। ये शासक कब बना? शासक गजनी का कब बना? क्वेश्चन आएगा कि शासक बना और कब बना, तो बता देंगे 1173 ईस्वी में ये शासक बनता है। किसका बनता है शासक? गजनी का शासक बना, गजनी। और इसने अपनी राजधानी जो बनाया है 1203 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। किसको बनाता है राजधानी? ये अपनी राजधानी बनाता है गजनी को राजधानी बनाता है। शासक बनता है तो राजधानी भी बनाता है। इस बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि ये क्यों भारत पर आक्रमण किया। इसका मूल उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को लूटना। तो सबसे पहले ये प्रवेश कहां पर भारत में करता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रवेश गोरी ने कब किया, है ना, कहां पर किया था? तो आप बता देंगे खैबर दर्रे से भारत में ये प्रवेश करता है। इस बात को समझना है। तो जब खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया तो उतने समय जो भारत में उतने समय जो राज्य हैं वो अलग अलग गणराज्यों में बटे हुए थे। सारे राजा अपनी सीमाओं के विस्तार करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे यहाँ पर क्या था, उत्तर भारत में जो शासक थे, उत्तर भारत के शासक, उतने समय उत्तर भारत के कौन कौन से राजा थे जहां पर भारत में शासन था? एक तो था मुल्तान प्रदेश था, और एक था सिंध, और दूसरा था पंजाब, है ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो शासक थे वो अपना शासन कर रहे थे। तो इसने जब आक्रमण किया तो पहला जो इसका आक्रमण है ना, वो था गुजरात विजय अभियान। इसके पहले वह सिंध पर आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण आपसे पूछा जाता है कि गोरी का कौन सा था? तो आप बता देंगे पहला आक्रमण जो किया है गोरी ने, पहला आक्रमण किया है वो किस पर किया था? सिंध प्रांत पर किया था। सिंध प्रांत कहां पर पड़ेगा? आप बता देंगे पाकिस्तान में पड़ेगा। इस बात को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट से पूछेगा तो इतना पहले आप नोट करिएगा। इसके बाद में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं गुजरात अभियान या गुजरात विजय, ठीक है।
तो इसको देखिए, नोट करते हैं और इसके बाद चलने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों कि आगे जो अभियान गोरी ने किया है, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी इसका पूरा नाम है, और इसने जो पहला अभियान किया वो सिंध पर अभियान किया था। इसका दूसरा अभियान है जिसका नाम है गुजरात विजय। गुजरात विजय, और जो गुजरात विजय किया है वो कब किया है आप बता देंगे। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, है ना। तो ये गुजरात जो विजय करता है तो किसके किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था, अर्थात इसको हम कहेंगे कि यह कौन सा युद्ध था। आप कहेंगे अहिलवाड़ा या पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध, अहिलवाड़ा या पाटन का युद्ध के नाम से इसको जाना गया। अब ये अहिलवाड़ा जो पाटन का युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था आप बता देंगे। गोरी मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी वर्सेस किसके बीच लड़ा गया आप बता देंगे। भीमदेव द्वितीय, सेकंड, प्लस उसकी माता रहती है जिसका नाम है नायिका देवी। इसमें किसकी विजय हुई आप बता देंगे। जिसमें विजय हुई थी ना वो मूलराज द्वितीय की विजय होती है, और जो पराजय होता है वह गोरी पराजित हो जाता है। इस बात को समझना है। इसमें क्या हुआ, भीमदेव ने गोरी अर्थात भीमदेव का नाम, दूसरा नाम इसका नाम है मूलराज द्वितीय। ये किस वंश से है ये भी पूछा जा सकता है कि मूलराज द्वितीय या भीमदेव जो द्वितीय है वो चालुक्य वंश से है। आप बता दें कौन सा वंश है बच्चा, चालुक्य वंश से संबंधित है। मेरे दोस्तों इस बात को समझते हुए चलना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, जो इसने युद्ध किया तो भीमदेव द्वितीय अर्थात मूलराज सेकंड है, और इसकी जो माता है नायिका देवी। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ये युद्ध लड़ा गया था गोरी ने, तो उतने समय गुजरात विजय के दौरान भीमदेव और उसकी माता के बीच लड़ा गया। मतलब माता भी उसकी सहयोगी थी और यह गोरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस बात को समझना, ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे आप। अगला जो युद्ध लड़ा गया, नेक्स्ट जो युद्ध है उसका नाम है क्या। अब ये युद्ध लड़ा जाता है तो मूलराज ने इसको हरा दिया है, बहुत दौड़ा करके इसको मारा, और ये गोरी भाग गया। देखिए इसने सिंध पर भी आक्रमण किया, तो सिंध में उतने समय कुछ मुसलमानों का राज्य था, तो उन मुसलमानों ने इसको हटा दिया वहां से। ये फिर भी नहीं मानता है, गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान में भीमदेव द्वितीय ने भी हरा दिया है। अब इसका अगला जो प्लान है, अगला जो युद्ध है वो है क्या, तराइन का प्रथम युद्ध। इस बात को समझते हुए चलेंगे। हम आपसे बात करने वाले हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। अब जो तराइन का प्रथम युद्ध है, उतने समय जो अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था क्या, अब बात करने वाले हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन कब लड़ा गया, 1191 एडी ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, और किसके किसके बीच लड़ा जाता है तो आप बता देंगे कि गोरी जो है ना, गोरी वर्सेस चौहान वंशीय शासक। चौहान वंश का जो शासक है उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड, या इसका नाम है क्या, राय पिथौरा। तो भटिंडा का शासक हैं ये। इतने समय किसके शासक हैं, पंजाब, अजमेर पंजाब आप कह सकते हैं भैया, ये पंजाब या अजमेर के शासक हैं। उतने समय वहां पर भटिंडा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। भटिंडा एक जगह है पंजाब की जहां पर यह युद्ध लड़ा जाता है। किसके किसके बीच लड़ा जाता है, गोरी और पृथ्वीराज तृतीय अर्थात चौहान वंश के शासक हैं, इनके बीच लड़ा जाता है युद्ध। इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इस बात को समझिएगा। इसमें जो इनके सेनापति रहते हैं ना, इनके दो सेनापति हैं, खांडे राय, एक का नाम है खांडे राय और गोविंद राय। खांडे राय और गोविंद राय ये पृथ्वीराज के ये सेनापति हैं, ठीक है।
इस बात को समझते हुए चलना है। तो हमने आपको उससे बात की तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, गोरी और पृथ्वीराज थर्ड या पिथौरा के बीच लड़ा गया था। यह किस स्थान पर लड़ा जाता है आप बता देंगे, पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर लड़ा जाता है। और इसमें पृथ्वी के राज के जो सेनापति रहते हैं उनका नाम खांडे राय और गोविंद राय रहता है। तो इस बात को समझे। इसमें विजय किसकी हुई थी? ऑब्वियस सी बात है, इसमें विजय जो होती है वो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और हार जो होती है अर्थात पराजय जो होती है वो गोरी पराजित हो जाता है। नेक्स्ट, अब जो दूसरा युद्ध होगा, अब इसी में गोरी ने सीखा कि मैं लगातार क्या होता हूं ना, पराजय होता चला जाता हूं। तो एक बार क्या हुआ ना कि गोरी जाता है और एक गुफा में देखता है कि क्या है ना, जो चींटी है बार बार चढ़ती है उतरती है और फिर भी अपने प्रयास को अंतिम प्रयास तक जाने के लिए वो प्रयास करती रहती है। उससे इसने सीखा कि क्या सीखा कि अगर मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा तो एक ना एक दिन मेरी विजय निश्चित है। ऐसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। एक या दो कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी पढ़ाई लेवल को लेकर के या किसी भी कार्य को लेकर के सफल होना चाहते हैं कि एक या दो अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो इसमें हमें अगर लगे रहना है, शिद्दत से लगे रहते हुए हम अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं लक्ष्य को अपने। ठीक है, तो इस बात को लेकर हमें चलना है। हमने इतिहास से सीखा क्या है, हमको इतिहास से क्या सीखना है, उसकी बुराइयों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को। हमने कहां पर खामियां की है, हमने कहां पर गलतियां की है, उसको देखते हुए उन पर सुधार करते हुए हमें गोरी से सीखना चाहिए। हमें गोरी से सीखना चाहिए क्या? उसकी ऐसी नीतियां जो उसको आगे सक्सेस देने में, सफलता प्राप्त करने में, हासिल करने में उसको मदद करती हैं। इस बात को समझते हुए हम बढ़ेंगे तराइन का दूसरा युद्ध, इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध क्या होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। समझिएगा कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, इसमें देखिएगा बहुत सारे प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया भैया? 1192 में लड़ा गया यह युद्ध, ठीक है ना। और या फिर किसके किसके बीच लड़ा गया, इसमें भी आपको समझना है। यह लड़ा गया था गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। अब इसमें भी सेनापति जो रहते हैं, इस बात को आपको समझते हुए चलना है। इसमें भी गोविंद राय और खांडे राय इसके सेनापति रहते हैं। इसमें क्या हुआ ना कि अब देखिए इधर इसके सेनापति भी बढ़ जाते हैं। इसके सेनापति हो गए बच्चा 3। कौन? ऐबक। अब ये ऐबक की कहानी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अभी। एक में था ताजुद्दीन यल्दावज, हम एल्दावज लिख देते हैं, एल्दावज। और एक व्यक्ति था नासिरुद्दीन कुवाचा। ये इसके क्या रहते हैं? सेनापति रहते हैं। समझिए जरा, सेनापति। अब इसने भी अपनी एक सेना तैयार कर ली है और अच्छे लीडर हैं इसके। सेना को अच्छी तरह से लीड करने वाले इसको व्यक्ति मिल गए हैं जिसका नाम है ऐबक। यह एक ऐसा व्यक्ति है, इसकी एक कहानी अलग है। कहानी कुछ यूं है, इसको देखिएगा कि जो ऐबक है, ऐबक ये बचपन में क्या होता है, अपने माता पिता से एक मेले में खो जाता है। माता पिता से क्या होता है, बचपन रहता है इसका, छोटा रहता है, तो माता पिता से अपने बचपन में खो जाता है। तो इसको एक व्यक्ति क्या कर लेता है वहां पर, और क्योंकि दास प्रथा चल रही थी, दासों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया ये चलती रहती थी, तो इसी में से एक व्यक्ति ने इसको पकड़ लिया और एक व्यक्ति को बेच दिया। उसका नाम क्या था? अजीजुद्दीन कूफी, फखरुद्दीन अजीजुद्दीन कूफी। ये अजीजुद्दीन कूफी को एक व्यक्ति ने बेच दिया। इसको एक व्यापारी है, अजीजुद्दीन कूफी एक व्यापारी है। इस व्यक्ति ने, व्यापारी ने, अजीजुद्दीन कूफी ने, अजीजुद्दीन कूफी एक व्यापारी है। इसने क्या कर लिया, इस बच्चे को ले लेता है और अपने साथ में रखता है। अर्थात जिन गुलामों को खरीदा जाता था उनको बड़ी, अपने बच्चे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसको शिक्षा देने का काम करते थे ये लोग। जैसे ऐबक ने
इल्तुतमिश को लिया, जैसे गोरी ने ऐबक को लिया। ये बहुत बेहतर तरीके से अपने बच्चे से भी ज्यादा, अपने संतान से भी ज्यादा इसको बढ़ करके मानते हैं, क्योंकि ये भी उनके प्रति बड़े निष्ठावान होते थे। तो ऐबक को क्या किया, ऐबक को अजीजुद्दीन कूफी ने खरीदा, उस निसापुर की बाजार से खरीदा। पाकिस्तान की एक बाजार थी, इसका नाम था निसापुर। उसी बाजार से खरीदता है कौन, ये अजीजुद्दीन कूफी खरीदता है। लेकिन जब ये बचपन में ये रहता है ना, इसका नाम ही नहीं पता होता है, इतना छोटा होता है, इसको खुद का नाम नहीं पता होता है। अजीजुद्दीन इस कूफी को अजीजुद्दीन कूफी ने ऐबक का नाम, क्योंकि ये बहुत ही सुरीले ढंग से क्या पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, इसके लिए इसका नाम कुरान ख्वां रखा, कुरान ख्वां। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐबक का नाम क्या था, आप बता देंगे। सुरीले ढंग से कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। बहुत ही सुरीले ढंग से कुरान को पढ़ता था, इसलिए उसका नाम कुरान ख्वां किसने रखा, अजीजुद्दीन कूफी ने रखा। इसका लालन पालन किया, इसको धनुर्विद्या सिखाया, इसको अच्छा सिपाही बनाया, इसको घुड़सवारी सिखाया। इस प्रकार से एक अच्छा सिपाही बना करके इसने ऐबक को तैयार कर दिया। कुछ समय बाद अजीजुद्दीन कूफी की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये बचपन में क्या हो गया, अब ये जवान हो गया था, लेकिन अब यह बचा अकेला। तो ये पाकिस्तान की निसापुर बाजार में जाकर के खुद बिकने के लिए खड़ा हो जाता है कि मुझे भी अब रोजगार चाहिए था। तो ये बिकने के लिए पाकिस्तान की निसापुर बाजार में खड़ा हो जाता है। तो वहीं पर गोरी जाता है और गोरी ने इस ऐबक को देखा और इससे कहा कि भैया सिपाही बनोगे, मुझे सिपाही की जरूरत है। उन्हें देखा कि इस व्यक्ति में सारी क्वालिटी है, हट्टा कट्टा नौजवान और सारे तरीके से यह तंदुरुस्त है। ऐबक को खरीद लिया, ऐबक को अपना दास बनाया, और जब दास बनाया ना, तो जब जो युद्ध लड़े हैं अब गोरी ने, जितने भी युद्ध लड़ेगा वो सारे युद्ध को जीतता चला जाता है। तो उसी में अर्थात दूसरे युद्ध में ऐबक भी शामिल है, अर्थात जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था इसमें गोरी की क्या हुई थी, इसमें गोरी विजय होता है। और क्या होता है, पृथ्वीराज जो है ना वो पराजित हो जाते हैं। यहीं पर कहानी है कुछ पृथ्वीराज तृतीय की, अर्थात राय पिथौरा की। यहां पर एक गढ़वाल वंशीय शासक है, गढ़वाल वंशीय शासक, जिसका नाम है जयचंद्र। गढ़वाल वंशीय शासक है जिसका नाम है जयचंद्र। इसकी पुत्री का नाम रहता था संयोगिता। इसकी पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। देखो जयचंद्र जो है ना ये पृथ्वीराज थर्ड के मामा हैं, और संयोगिता मामा की पुत्री है। इससे इनका प्रेम संबंध चल जाता है। प्रेम संबंध किससे रहता है, पृथ्वीराज थर्ड का प्रेम संबंध संयोगिता से है। तो ये देखिएगा बड़ी ही बेपनाह मोहब्बत करते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का एक अलग तरीके का प्यार है। क्या किया कि सारे स्वयंवर रचे, संयोगिता का स्वयंवर रच दिया जयचंद्र ने, और कहा कि मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास ज्यादा संपन्न व्यक्ति होगा। इसमें निमंत्रण सब राजाओं को दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अर्थात अपने भांजे को जयचंद्र ने निमंत्रण नहीं दिया। इस बात से पृथ्वीराज चौहान जो गुस्सा हुए, किसी आ गए, उन्होंने कहा। तो इस बात को पता चला संयोगिता को कि यार मेरा जो पिता है ना, मेरे लवर अर्थात पृथ्वीराज थर्ड को निमंत्रण ही नहीं दिया है। इस बात को पता चलता है तो पृथ्वीराज को फिर एक संयोगिता एक पत्र लिखती है कि देखो आप बहुत बड़े शहंशाह बनते हो, कहते हो कि हम धनुर्विद्या शब्दवेदी बाण चलाते हैं। ऐसा शब्दवेदी बाण चलाना पृथ्वीराज चौहान जानते थे, घुड़सवारी बहुत अच्छी तरह के जानते थे। तो इस बात से संयोगिता कहती है कि इतने बड़े सूरमा हो तो हमें अपहरण कर लो। देखो एक महिला कहती है कि मेरा अपहरण कर लो। तो जब स्वयंवर होता है तो पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलता है, तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं और स्वयंवर जब होता है तो इसमें स्टैचू बनाया जाता है। इतना मतलब परे उससे अपने क्या कहते हैं कि भांजे, क्या कहेंगे, भांजे ही तो हैं जयचंद्र के जो पृथ्वीराज हैं, तो उनसे इतना नफरत करता है कि उनका नाम का स्टैचू बनवाता है। जब स्वयंवर करने के लिए आती हैं संयोगिता तो उस स्टैचू पर ही माला डाल देती हैं, वहीं पर छुपे रहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड। तो वो स्वयंवर स्टैचू में ना डाल करके पृथ्वीराज थर्ड को डाल देती हैं, और पृथ्वीराज जो आते हैं और संयोगिता को लेकर घुड़सवारी में चले जाते हैं। इनका पीछा करता है जयचंद्र, लेकिन नहीं पा पाता है। इसी बात को खिसिया करके जयचंद्र ने किससे, अब जयचंद्र मिल गया जाकर के गोरी से। ये कारण बन गया। वैसे पृथ्वीराज थर्ड को कोई हरा नहीं सकता था, तो कारण यही था कि जयचंद्र ने साथ दिया गोरी का। गोरी का जब साथ दे देता है तो उधर देखिए गोरी का मतलब सारा भेद बता देता है।
तो इस भेद बताने के कारण विजय जो हो जाती है गोरी की हो जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। यह युद्ध इनके विरुद्ध रहा पृथ्वीराज चौहान में। इसमें एक कवि था, चंद्रभाट नामक कवि है, और जिसने पृथ्वीराज रासो को लिखा। इस बात को हम आपको बताते हैं तो इतना समझ पाए होंगे, आगे आगे थोड़ा समझिएगा कि जो एक कवि है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं चंद्रबरदाई, चंद्रभाट भी कहते हैं उनको, है ना। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को कहते हैं चंद्रमा का वरदान था, है ना। तो ये चंद्रबरदाई थे। तो चंद्रबरदाई ने एक क्या लिखा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है ना, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक में जो चंद्रबरदाई हैं, इन्होंने उनके जीवन की गाथा को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो गोरी था इनको अंधा करवा देता है, इनकी आंखें निकलवा लेता है, जब पकड़ लेता है तो आंखें निकलवा लेता है और जाकर के गोर में अपने गजनी ले जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो जो है ना, उसमें लिखा गया है कि गोरी इनको लेकर के गजनी पहुंचता है और वहां पर जाकर के आंखें निकलवा लेता है। तो चंद्रबरदाई जो है ना, इनका दरबारी कवि है, उसने खेल खेला। उन्होंने कहा कि एक प्रतियोगिता रखी थी गोरी ने प्रतियोगिता रखी कि हम लोग क्या करेंगे, एक धनुष्मान प्रतियोगिता रखते हैं कि कौन कितना धनुर्धारी है, देखते हैं। तो इसी बात को पता चलता है चंद्रबरदाई को, वो जाता है और पृथ्वीराज से बताता है कि एक प्रतियोगिता होती है, मैं एक इस माध्यम से, यही मौका है हमको, अगर अपना बदला लेना चाहते हैं तो इस प्रतियोगिता में शामिल करना पड़ेगा। गोरी ने कहा, चंद्रबरदाई गया और कहता है जाकर के, हमारे आपके दरबार में सर एक जो आप पकड़ करके लाए हैं ना जिस व्यक्ति को, अर्थात वो जो पृथ्वीराज चौहान है, वो शब्द विधि बाण चलाता है। तो दरबार के सारी कवियों ने कहा, सारे जितने भी दरबारी व्यक्ति थे, सेनापति थे, जितने भी बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता देखना तो बहुत ही यार अच्छा लगेगा, ये तो हम पहली बार देखेंगे। शब्द विधि बाण कैसा होता है कि मतलब कहीं से शब्द सुन जाए और वो व्यक्ति तीर मार दे तो वो भेद ही जाएगा, ऐसा। इस मंजर को देखने के लिए सारे दरबारी जो गोरी के थे, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। चंद्रबरदाई को पता था कि यही मौका है पृथ्वीराज चौहान से इसको गोरी को समाप्त करने का। तो कहता है कि मैं एक दोहा पढ़ूंगा जिसके माध्यम से आप उसको समझ करके गोरी का अंत कर सकते हो, और हम तो मर ही जाएंगे क्योंकि आपकी तो आंखें निकलवा देगा, मुझे कौन बचाएगा यहाँ। तो देखो मरने तो वैसे भी आए, लेकिन अंतिम शस्त्र हमारा छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया जाता है, गोरी वही दोहा पड़ता है। वो दोहा क्या था उस बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, है ना। इस दोहे को, इस मुहावरे को पढ़ करके जब चंद्रबरदाई ने सुनाया और पृथ्वीराज चौहान ने धनुष बाण लगाया और गोरी जैसे निशाना ताना, गोरी देखने लगा, ये लगता है चाचा, लगता है निपटा ही देगा। तो उसने निपटा ही दिया भाई साहब, मारा चाप के एकदम से लगा जाकर गोरी वहां से खड़खड़ा के नीचे आ गए। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम तरीके से समाप्त कर दिया गोरी। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि खोखरों का एक विद्रोह हुआ था कब, 1205 में। 1205 में अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान ये किसका था, ये गोरी का अंतिम अभियान था। तो ये खोखरों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था, खोखर। ये खोखर जो है ना, खोखर ये एक जनजाति है जो पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है। खोखर जनजाति है, भेड़ जनजाति है और बौद्ध जनजाति है, यहाँ पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती थी। तो खोखरों के विरुद्ध, क्योंकि खोखरों को बहुत मारा था इसमें गोरी ने, तो खोखरों ने कहा कि जब ये नमाज अदा करता है, शाम की ईसा की नमाज को जब अदा करता है, तो ये खोखर आकर के इसका खंजर भोंक देता है। इस प्रकार से कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि गोरी ने खोखरों का अंतिम रूप से मतलब पतन करने के लिए, अंतिम अभियान करने के लिए खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था। तभी 1205 ईस्वी में एक खोखर के द्वारा गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस बात को भी समझना है। गोरी ने एक सिक्के भी चलवाए थे। गोरी ने सिक्का चलवाया, एक तरफ लक्ष्मी और नंदी बैल का अंकन करवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट करके रखिएगा। तो गोरी ने जो सिक्का चलवाया है उस बात को समझना है कि गोरी ने जो सिक्का चलवाया है, एक तरफ नंदी बैल और लक्ष्मी का अंकन है और दूसरी तरफ
उसने हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम, नोट करिएगा, मोहम्मद बिन साम के नाम से अंकन करवाया है। तो गोरी के ये सारे युद्ध और अभियान रहे। लेकिन इसके पहले उसने, जो हमने बताया था जयचंद्र था, चंदावर का युद्ध, अभी एक रह गया, क्या था, चंदावर का युद्ध जो था ना, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध मेरे दोस्तों कब लड़ा गया, 1194 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये था गोरी वर्सेस, गोरी और जयचंद्र के बीच, गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। जयचंद्र इसमें पराजित हुआ था, मारा गया था, क्योंकि वो सोचता था कि ये इसने अपने भांजे को नहीं छोड़ा है, उसके विरुद्ध षड्यंत्र करा है। तो गोरी कहता है कि तुम अपने घर के नहीं हुए तो हमारा कौन सा होगे। इस प्रकार से जयचंद्र को भी चंदावर के युद्ध में गोरी ने समाप्त किया था, पराजित किया था। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने आपसे बात किया गोरी के आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो गोरी ने अंतिम रूप से किसको पराजित किया है, गोरी किस प्रकार से मरा, पृथ्वीराज चौहान कैसे अंत हुआ, उनकी सारी कहानी हमने आपको बताया। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि महमूद गजनवी का आक्रमण, ये सारे तुर्क थे, मध्य एशिया से आने वाले तुर्क थे। तुर्कों ने अपने मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सारे कांड किए। आगे हम चर्चा करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। तो देखते रहिएगा, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए ये सब सारी चीजें देखते रहिएगा, इस वीडियो देखते रहिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।